Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो, पहले हमने जो पावर सिस्टम पढ़ा है, पावर सिस्टम 1, उसमें हमने जीएमडी, जीएमआर, ये जो सारे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कैलकुलेशन, वो पूरा डिटेल में हमने वहाँ कवर किया था। लेकिन उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वो हम कवर करने वाले थे। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि उसके पहले फॉल्ट कैलकुलेशन ले लूँ, तो सबसे पहले फॉल्ट कैलकुलेशन में लेने वाला था। लेकिन अभी हम ये इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का ये जो छोटा सा टॉपिक है वो पहले कवर कर लेते। बाद में फिर हम सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इट इज़ नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू गेट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर एकेडमिक्स करिकुलर के लिए भी आपके लिए काम में आएगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के ऊपर ये जो भी हमारी वीडियो सीरीज आएंगी, अभी 8 to 10 वीडियोस आएंगे, वो आप अच्छे से देखो। बाद में फिर हम पावर सिस्टम का जो भी हमारा गेट का इम्पॉर्टेंट सिलेबस है वो बाद में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन अभी मैं लेने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं एक इंट्रोडक्टरी सेशन बनाने जा रहा हूँ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में सबसे पहले बात आती है सर्किट ब्रेकर और रिले की। आपको तो पता ही होगा। तो सर्किट ब्रेकर और रिले का ये जो आपका सर्किट ब्रेकर सर्किट है, सर्किट ब्रेकर का, वो आपने पढ़ा होगा आपके 7th सेमेस्टर में कॉलेज में। ठीक है, लेकिन एक बार हम वो रिकॉल कर लेते और आज जो भी इंट्रोडक्शन होगा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का वो हम अभी आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो देखो, सर्किट ब्रेकर आपको पता होगा, सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है वो भी आपको पता है। ठीक है, लेकिन उसकी मतलब सर्किट ब्रेकर, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सर्किट ब्रेकर, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्यूज़ तो आपको पता ही होगा। तो फ्यूज़ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो फ्यूज़ आपके घर पर भी होता है। उसमें जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट मेल्ट करता है अगर हाई करंट उससे पास करे तो। ठीक है, मतलब अगर ओवरलोड कंडीशन आती है आपके घर पे तो उसमें जो फिलामेंट होता है वो मेल्ट हो जाता है और आपका जो सर्किट है वो वहाँ डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब फ्यूज़ की वायर वो मेल्ट हो जाती है, बराबर है। तो ये फ्यूज़ जो आपका काम करता है आपके घर पे, वो किसके लिए होता है? इट इज़ फॉर हाई करंट प्रोटेक्शन। मतलब हाई करंट अगर हो जाए, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हायर करंट के लिए हम फ्यूज़ वहाँ एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम लोड इंटरप्टर की, एक होता है लोड इंटरप्टर। तो लोड इंटरप्टर आपके घर पे तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ लोड इंटरप्टर की, तो लोड इंटरप्टर आपको ट्रांसमिशन लाइन में लगता है। ट्रांसमिशन लाइन या तो फिर आप फीडर डिस्कस करें तो कोई भी आपका फीडर है, ट्रांसमिशन लाइन है जो कोई लोडिंग कंडीशन पे काम कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ लोड है, फुल लोड पे वो अगर ऑपरेट कर रहा है और वो फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है और आपको वो सर्किट ब्रेक करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है लोड इंटरप्टर का। मतलब अगर मान लो कोई फीडर शुरू है, वो फीडर आपको बंद करना है, उसमें कोई मेंटेनेंस का काम है, उसका आउटेज लेना है, जो भी कुछ होगा, बराबर है। अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको वो फीडर तो बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लोड इंटरप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लोड इंटरप्टर होता है ये फुल लोड कंडीशन पे ऑपरेट होता है। इसका फीचर क्या है? ये फुल लोड कंडीशन पे ऑपरेट होता है। तो अगर कोई फुल लोड आपका काम कर रहा है, मतलब पूरी फुल लोडिंग हुई है फीडर में, अगर कोई आपका फीडर है, मतलब मान लो ये जनरेटर है, जनरेटर के बाद ये मैं ट्रांसमिशन लाइन यहाँ शो कर रहा हूँ, बाद में मैं शो कर रहा हूँ कोई फीडर है। ठीक है, तो यहाँ इस फीडर में एक लोड इंटरप्टर अगर लगाया जाए और ये फुल लोड पे यहाँ काम कर रहा है, मतलब लोडिंग कंडीशन उसकी है, कुछ ना कुछ उस पर लोड है, 70% लोड है, 80% लोड है, फिलहाल मान के चलो। ठीक है, तो ये हमारा लोड इंटरप्टर है। तो लोड इंटरप्टर यहाँ फुल लोड कंडीशन पे भी वहाँ ऑपरेट हो सकता है और यहाँ पूरा वो सिस्टम को डिस्कनेक्ट करता है। मतलब लोड को पूरा अगर हमें डिस्कनेक्ट करना है, वो फीडर पूरा बंद ही करना है, तो लोड इंटरप्टर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेकिन देखो लोड इंटरप्टर में होगा क्या, बेसिकली वहाँ भी आपके दो कॉन्टैक्ट्स होंगे।
ये दो कॉन्टैक्ट्स है मान लो, ठीक है, इसके दो कॉन्टैक्ट्स है। ये दो कॉन्टैक्ट्स पहले क्लोज थे, बाद में उसको हमें सेपरेट करना है, वो सेपरेट होंगे, तो सेपरेट होंगे तो सिस्टम आपकी डिस्कनेक्ट होगी। तो ये दो कॉन्टैक्ट्स आपके सेपरेट जब होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आर्किंग होगी, बराबर है, क्योंकि दो कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे तब क्या होगा, यहाँ कोई एयर होगी, बराबर है। दो कॉन्टैक्ट्स मान लो यहाँ ऐसे सेपरेट हुए लोड इंटरप्शन से, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एयर आएगी, और ये जो एयर है तो यहाँ से आपकी सिस्टम से यहाँ से कोई करंट तो पास कर रहा है, यहाँ आगे आपका करंट बंद हो गया, बराबर है, आगे आपका कोई लोड नहीं है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ दो कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाने के बाद। लेकिन यहाँ जो एयर है अभी ये एयर आयोनाइज हो सकती है, बराबर, तो एयर अगर आयोनाइज होगी तो उसमें आर्किंग भी होगी, बराबर है। एयर से मतलब ये दो कॉन्टैक्ट सेपरेट होने वाले हैं, होंगे वो तो होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, यहाँ से एयर से भी वो करंट पास कर सकता है, तो पूरी तरह से आपका जो सर्किट है वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है लाइन आइसोलेटर का। तो लोड इंटरप्टर का तो अभी आपको पता चल गया, हम इसे बेसिकली कहते हैं इट वर्क्स एट फुल लोड कंडीशन, इट वर्क्स एट फुल लोड कंडीशन। लेकिन कोई नो लोड कंडीशन भी हो सकती है, कोई एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, तो एट दैट टाइम सिर्फ लोड इंटरप्टर आपके पास है तो आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको लगेगा वहाँ लाइन आइसोलेटर। तो लाइन आइसोलेटर की अगर मैं बात करूँ तो लाइन आइसोलेटर जो होता है वो आपका नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट करता है, बराबर है। लाइन आइसोलेटर, तो लाइन आइसोलेटर अगर मैंने यहाँ लगाया, अभी देखो ये मैंने जो जनरेटर बाद में फीडर वगैरह जो भी निकाला, एक सर्किट सिंपल सर्किटरी मैंने निकाली है, तो यहाँ एक लोड इंटरप्टर मैंने डाला था, अभी मैं एक यहाँ लाइन आइसोलेटर डालता हूँ। लाइन आइसोलेटर मैंने यहाँ डाला तो अभी होगा क्या, ये लाइन आइसोलेटर जो है ये वर्क्स अंडर नो लोड, ये नो लोड पे भी काम करता है, नो लोड पे ये काम करता है लाइन आइसोलेटर आपका, बराबर है, वर्क्स अंडर नो लोड। लोड इंटरप्टर फुल लोड कंडीशन पे काम करता है, लाइन आइसोलेटर ओनली अंडर नो लोड काम करता है, ये तो आपको पहले से ही पता है, बराबर है। तो यहाँ ये लाइन आइसोलेटर का काम क्या रहेगा, लोड इंटरप्टर मैंने डाला, बाद में मैंने यहाँ लाइन आइसोलेटर भी डाला, तो लाइन आइसोलेटर का काम रहेगा कि वो ये जो स्पेस है दो कॉन्टैक्ट्स के बीच की, वो स्पेस इंक्रीज करे, ये उसका काम रहेगा। ये दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में अगर मैंने स्पेस इंक्रीज कर दी तो उस कॉन्टैक्ट के बीच में जो एयर आएगी वो अभी आयोनाइज नहीं होगी। अगर उसमें दो कॉन्टैक्ट्स मैंने यहाँ डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस बढ़ाया तो मेरा काम हो जाएगा, वहाँ जो भी एयर है वो आयोनाइज नहीं होगी। अगर आयोनाइज नहीं होगी तो सर्किट मेरा पूरा डिस्कनेक्ट होगा, बराबर है, मतलब दो कॉन्टैक्ट्स भी सेपरेट हुए और एयर भी मेरी आयोनाइज नहीं हुई, तो यही मुझे चाहिए। तो ये लाइन आइसोलेटर अगर मैंने डाला तो मेरा काम हो सकता है। तो हमें लोड इंटरप्टर की भी ज़रूरत पड़ रही है, हमें लाइन आइसोलेटर की भी ज़रूरत पड़ रही है, और अगर मेरा करंट ज़्यादा बढ़ता है, एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू के आगे मेरा करंट बढ़ता है, तो फिर एट दैट टाइम भी मुझे सर्किट डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे फुल लोड कंडीशन पे भी सर्किट डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी कभी, अगर कोई मेंटेनेंस में कोई फीडर हम निकाल रहे हैं, मतलब फीडर मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस हम ले रहे हैं, कोई भी अगर काम है तो फुल लोड कंडीशन मतलब कोई लोडिंग है उस फीडर पे और मुझे फीडर बंद करना है, तो मुझे लोड इंटरप्टर की भी ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ नो लोड कंडीशन पे मुझे ऑपरेट करना है तो वहाँ मुझे लाइन आइसोलेटर की भी जरूरत पड़ रही है। तो हम ऐसा एक डिवाइस इनकॉर्पोरेट करते हैं कि वो फुल लोड कंडीशन के पे भी काम करे, नो लोड कंडीशन पे भी काम करे, और अगर हाई करंट होगा, सिस्टम में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो फिर उसके कॉन्टैक्ट सेपरेट होने चाहिए, ये भी ऑपरेशन मुझे चाहिए। तो ये तीनों ऑपरेशन मुझे एक डिवाइस में मिलेंगे जो मेरा होगा सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसीलिए सर्किट ब्रेकर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर मेरे सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा है, कोई एबनॉर्मेलिटी अगर आ रही है तो वो एबनॉर्मेलिटी वो रिमूव करता है, उसके जो दो कॉन्टैक्ट्स है वो सेपरेट हो जाने के बाद, ठीक है। और वो यहाँ दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ा रहा है कि
यहाँ आर्किंग प्रोड्यूस ना हो, बराबर है। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो वो जो आर्किंग है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, बराबर है। तो ये सारे तीनों जो काम है ये तीनों मेरे सर्किट ब्रेकर में हो जा रहे। डिफरेंट मेथड्स होते हैं आर्किंग प्रोड्यूस ना होने के लिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन सर्किट ब्रेकर में परफॉर्म हो रहे। तो यहाँ लोड इंटरप्टर, लाइन आइसोलेटर, ये ऐसा अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ी अगर मेरे पास सर्किट ब्रेकर है तो अभी सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में बेसिकली अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिले और सर्किट ब्रेकर ये दोनों पर हमें मेनली फोकस करना है, ठीक है। रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों में ही हमें फोकस करना है। उसके बेसिस पर आपको कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहाँ आपको सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस जो भी हमारे वोल्टेजेस रहते हैं, रिकवरी वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जो भी होता है ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले। तो उसके बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल्स आते। तो आपके अगर बेसिक फंडेस क्लियर होंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड में यहाँ ये बनाने जा रहा हूँ। तो अभी देखो सर्किट ब्रेकर की बात करें तो ये सर्किट ब्रेकर का ये सर्किट में यहाँ शो कर रहा हूँ। यहाँ एक रिले ऑपरेटिंग कॉइल है, ये मेरा बैटरी है और ये पूरा एक ट्रिप सर्किट है। यहाँ ये करंट ट्रांसफॉर्मर है जिसे हम सीटी कहते हैं, ठीक है। तो करंट ट्रांसफॉर्मर मैंने यहाँ शो किया है और ये मेरी एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को ये सर्किट ब्रेकर कनेक्ट है, ठीक है। तो इस लाइन को मुझे बंद करना है तो ये जो दो कॉन्टैक्ट्स है ये मैं मैन्युअली भी सेपरेट कर सकता हूँ। ये दो कॉन्टैक्ट्स मैन्युअली भी मैं सेपरेट कर सकता हूँ। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो ऑटोमेटिकली भी ये कॉन्टैक्ट सेपरेट होने चाहिए। इसके लिए यहाँ हमने एक रिले ऑपरेटिंग कॉइल मतलब रिले यहाँ इंसर्ट किया है, बराबर है। तो रिले, सर्किट ब्रेकर, ये दो हमें पूरा इस पर फोकस करना है। रिले की बात करें तो आगे हमें बहुत सारे रिलेस पढ़ने, डिफरेंशियल रिले होगा, ओवर करंट रिले होगा, जो भी हमारे रिले है, डिस्टेंस रिले होगा। तो इसके बेसिस पर कहाँ कौन सा रिले यूज़ होता है वो हमें पढ़ना है। तो सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले। और सर्किट ब्रेकर की बात करें तो टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर आपने एकेडमिक्स में पूरे पढ़े ही होंगे। SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये सर्किट ब्रेकर के टाइप्स अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पूरा डिस्कस करने वाले। लेकिन सर्किट ब्रेकर का जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो एक ही होता है और उसमें जो मीडियम होता है, आइसोलेटिंग मीडियम, तो वो ऑयल की जगह पर ऑयल होता है, SF6 में SF6 होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने पूरा पढ़ा ही होगा। अभी हम प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपने पढ़ा होगा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं और बाद में अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये बैटरी मैंने शो की है, ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल है, ये करंट ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ ये ट्रिप सर्किट ये पूरा मैंने शो किया है। और ये जो दो कॉन्टैक्ट्स है ये सेपरेट होने चाहिए, ये हमारा यहाँ काम है, ठीक है। तो अभी देखो, मान लो ये करंट ट्रांसफॉर्मर जो मैंने यहाँ लगाया है वो हायर करंट अभी कैरी कर रहा है, मतलब उसका जो करंट लेवल है वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये करंट ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी से वो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो सेकेंडरी में भी आपका ज़्यादा करंट आएगा। और सेकेंडरी में अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू उसकी सेट की होगी, रिले सेटिंग जब हम उसे बोलते वो हम आगे पढ़ेंगे, तो एक स्पेसिफिक करंट की वैल्यू यहाँ सेट करी होगी। यहाँ अगर 100:5 एम्पियर है तो 100 एम्पियर प्राइमरी में जाएगा तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर जाएगा। और सेटिंग अगर 5 एम्पियर पे करके रखी है तो 5 एम्पियर से ज़्यादा जब भी करंट आएगा सेकेंडरी में तो क्या होगा, ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल वो सेंस करेगा और उसमें एक फोर्स डेवलप होगा। तो अभी देखो यहाँ प्राइमरी है, यहाँ सेकेंडरी है। सेकेंडरी में एक वैल्यू मतलब प्री डिटरमाइंड वैल्यू से आगे अगर करंट बढ़ता है तो उसमें एक ऑपरेटिंग फोर्स आता है, ठीक है। यहाँ रिले ऑपरेटिंग कॉइल में एक ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप होता है। ये ऑपरेटिंग फोर्स क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग फोर्स जो है वो ये स्प्रिंग को नीचे खींचेगा। ये जो स्प्रिंग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग असेंबली, तो ये स्प्रिंग को ये नीचे खींचेगा। ये स्प्रिंग को दो कॉन्टैक्ट से, ये दो कॉन्टैक्ट्स यहाँ लगेंगे जब यहाँ ऑपरेटिंग फोर्स आएगा। तो
लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन होगी जहां सर्किट आपका ये जो करंट ट्रांसफार्मर है उसमें नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी में, एट दैट टाइम ये ऑपरेटिंग फोर्स नहीं आने वाला। तो ये जो स्प्रिंग है उसके कॉन्टैक्ट्स ओपन ही रहेंगे, ये कॉन्टैक्ट्स, और ये ओपन रहेंगे, और उसमें जो फोर्स होता है, स्प्रिंग में जो फोर्स होता है, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, कॉम्प्रेशन जब स्प्रिंग का होता है, कॉम्प्रेस करते हैं स्प्रिंग को, तो उसमें जो फोर्स होता है वो आउटवर्ड आता है, अगर स्ट्रेच करते हैं तो वो जो फोर्स है वो इनवर्ड आता है, बराबर है। तो ये जो फोर्स आपका स्प्रिंग फोर्स जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, बराबर है। तो ये स्प्रिंग का अपना एक फोर्स रहेगा। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये दो कॉन्टैक्ट्स ओपन है, तो यहाँ जो फोर्स रहता है वो होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो उसका फोर्स है वो कौन सा है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑपरेटिंग फोर्स से ज़्यादा होगा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, लेकिन जब कंडीशन आती है एबनॉर्मल कंडीशन जहां इसकी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आएगी तब करंट की वैल्यू बढ़ेगी प्राइमरी पे, तो उसका इम्पैक्ट सेकेंडरी पे पड़ेगा, सेकेंडरी में वो वैल्यू बढ़ेगी, और कोई एक सेटिंग की हुई है हमने उसके ऊपर अगर वैल्यू बढ़ती है तो ऑपरेटिंग फोर्स हमारा यहाँ एक्टिवेट होगा, मतलब ऑपरेटिंग फोर्स आएगा, और उस फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग आपका नीचे चला जाएगा, ये दो कॉन्टैक्ट्स यहाँ टच होंगे। तो बाद में क्या होगा, यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट की है, ये बैटरी 5 वोल्ट 10 वोल्ट या तो फिर 12 वोल्ट पे ऑपरेट करेगी, डीसी बैटरी है। तो इस बैटरी से सप्लाई यहाँ आना शुरू होगा, क्योंकि ये दो कॉन्टैक्ट्स अभी क्लोज है, तो बैटरी से सप्लाई आना शुरू होगा। तो अभी होगा क्या, उसका इम्पैक्ट होगा, ये सर्किट पूरा क्लोज हुआ है, तो अभी ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये कॉइल, उस कॉइल पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो ये जो दोनों जो कॉन्टैक्ट्स है जिसको इसने टच करके रखा है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ने, तो ये अभी सेपरेट होंगे, क्योंकि यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो ये पूरा जो यहाँ कॉन्टैक्ट से सर्किट ब्रेकर के वो उसे नीचे, मतलब उसे पीछे यहाँ ढकेल देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दो कॉन्टैक्ट्स में सेपरेशन आएगा, और आपको जो काम चाहिए था सर्किट ब्रेकर का कि दोनों कॉन्टैक्ट्स में कुछ डिस्टेंस ज़्यादा बढ़े तो आपका जो सिस्टम है वो डिस्कनेक्ट हो जाए पूरा, तो ये ऑपरेशन आपको मिलेगा, बराबर है। तो इसीलिए आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब ये ऑपरेटिंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स दोनों फोर्स पे हमारा काम चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ उसे मैं कहता हूँ रिजल्टेंट एक फोर्स हमारा जो होगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स मेरा रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो होगा आपका ऑपरेटिंग फोर्स माइनस रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ऑपरेटिंग फोर्स को FO में कहता हूँ, रिस्ट्रेनिंग फोर्स को FR कहता हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग फोर्स माइनस रिस्ट्रेनिंग फोर्स मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर मेरा ऑपरेटिंग फोर्स रिस्ट्रेनिंग फोर्स से बड़ा होगा तो एट दैट टाइम मेरा रिले ऑपरेट होगा, बराबर है। रिले ऑपरेट होगा तो सर्किट ब्रेकर को वो कहेगा कि तुम अभी ट्रिप हो जाओ, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा, ये ट्रिप सर्किट से वो काम चलेगा। और जब आपका ऑपरेटिंग फोर्स जो है वो अगर कम रहेगा आपके रिस्ट्रेनिंग फोर्स से, तो एट दैट टाइम रिले आपका ऑपरेट नहीं करेगा, रिले डज नॉट ऑपरेट, ठीक है। तो ये बेसिक आपका प्रिंसिपल है, ये आपको पहले से पता है, एक बार हमने यहाँ रिकॉल कर लिया इस वीडियो में। और एक बात, अगर हमने बात की ऑपरेटिंग फोर्स अगर इक्वल होगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स से, तो एट दैट टाइम क्या होगा, दोनों फोर्स अगर इक्वल होंगे तो मेरा जो रिले होगा वो होगा वर्ज ऑफ ऑपरेशन पे। रिले इज ऑन वर्ज ऑफ ऑपरेशन। वर्ज ऑफ ऑपरेशन मतलब रिले अभी ऑपरेट करने ही वाला है, इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। रिले इज ऑन वर्ज ऑफ ऑपरेशन मीन्स मेरा रिले अभी ऑपरेट करने ही वाला है। तो ऑपरेटिंग फोर्स अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्स से इक्वल है तो रिले वर्ज ऑफ ऑपरेशन पे चला जाएगा। अगर ऑपरेटिंग फोर्स कम है रिस्ट्रेनिंग फोर्स से, रिले ऑपरेट नहीं होगा, और ऑपरेटिंग फोर्स ज़्यादा है रिस्ट्रेनिंग फोर्स से तो रिले हमारा ऑपरेट होगा, बराबर है। तो ये सर्किट ब्रेकर का बेसिक प्रिंसिपल है। बाकी टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर तो आपने पढ़े ही होंगे, ये भी आपने पढ़ा होगा, एक बार मैंने ये रिकॉल कर दिया कि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और ये आपको पता नहीं होगा शायद कि फ्यूज, लोड इंटरप्टर, लाइन आइसोलेटर
तीनों मिला के जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है सर्किट ब्रेकर। तीनों का काम वो करता है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन गया आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, वहाँ हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पूरा डिटेल में स्टार्ट करेंगे और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की ये वीडियो सीरीज़ आपको अभी मिलती रहेगी, ठीक है। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।